स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जॉर्ज सोरोस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले जाने माने बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट जिनकी नेट वर्थ $8.5 बिलियन है। इनको कंट्रोवर्शियल फिगर्स ऑफ ऑल टाइम के टाइटल से नवाजा गया है। यूं तो ये अक्सर दुनिया भर में कंट्रोवर्सीज का मुद्दा बना रहता है, किंतु पिछले 2 दिनों में इन्होंने इंडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। नेशनल टेलीविजन और सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट के गलियारों तक इन्हीं की चर्चा मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस तक इंडिया की 2 मेजर ऑपोजिशन पार्टीज इनके केस में एकमत होती दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब उनके किसी अचीवमेंट या विक्ट्री के लिए नहीं, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी पर इनके एक के बाद एक बेहद इमेच्योर और नेग्लिजेंट रिमार्क के लिए। असल में हुआ ये कि 17 फरवरी को म्यूनिक सोसाइटी कॉन्फ्रेंस की इवनिंग पर जॉर्ज सोरोस क्लाइमेट चेंज, रशिया यूक्रेन वॉर, टर्की के अर्थक्वेक्स और चाइना के फेलियर समेत कई ब्रॉड थीम्स पर बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया एक इंटरेस्टिंग केस है। तो है, किंतु उसका लीडर पीएम नरेंद्र मोदी एक डेमोक्रेट नहीं है। मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस उनके मेटोरिक राइज का एक बड़ा कारण रहा है। इंडिया एक और क्वाड का मेंबर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान जैसे देश भी शामिल हैं। किंतु दूसरी तरफ वो रशिया से एक स्टीप डिस्काउंट पर ऑयल खरीद कर उसे प्रॉफिट गेन कराता है। इसके बाद इंडियन बिजनेसमैन अडानी पर कमेंट करते हुए वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एंड बिजनेस टाइकून गौतम अडानी एक दूसरे के क्लोज अलाइज हैं जिनका फेट आपस में इंटरवाइंड है। पीएम नरेंद्र मोदी अभी इस सब्जेक्ट पर साइलेंट हैं, किंतु उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स और पार्लियामेंट में जवाब देना होगा और इसके बाद इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट पर पीएम मोदी का कंट्रोल बेहद कमजोर हो जाएगा और ये इंडिया में मच नीडेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का रास्ता साफ कर देगा और वो इंडिया में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल एक्सपेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब एग्जैक्ट उन्हीं के शब्द हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब वो इंडिया के अगेंस्ट इतना हेट स्प्रेड कर रहे हैं। इससे पहले 2020 में आर्टिकल 370 के हटने पर भी उन्होंने इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में खूब दखलंदाजी करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया में मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को उनकी सिटीजनशिप से हाथ धोना पड़ सकता है और केवल इंडिया ही नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स को अंजाम दिया है। इन्होंने दुनिया भर में करेंसीज को डिस्टेबलाइज किया, नेशनल इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज किया और यहाँ तक कि पूरी गवर्नमेंट रेजिम्स तक का भी सफाया कर दिया। ये ज्यूइश होने के बावजूद इजराइल के साथ सिंपैथाइज नहीं करते हैं। ये जहां जन्मे हैं वहां इनके खिलाफ एक पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट छेड़ा जा चुका है। जहां ये रहते हैं उन्हीं की लीडर्स को तानाशाह कह देते हैं। इनको पिछले कुछ सालों में नाजी कोलैबोरेटर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रग डीलर, मास्टर मैनिपुलेटर, वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन द वर्ल्ड जैसे टैग्स भी दिए गए हैं। इनको सुनकर ऐसा लगता है कि मानो ये दुनिया भर के देशों से किसी न किसी नेगेटिव कैपेसिटी में ताल्लुकात रखते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये है कौन? इनको दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या इनके पास सच में इतनी पावर है कि ये किसी देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं? यूरोप और अमेरिका जैसे देश इनके पीछे क्यों पड़े हैं? इंडिया के खिलाफ इनके क्या ग्रजेस हैं और इंडिया के खिलाफ इनके इल्जाम कितने रैशनल हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट आज यानी 21 फरवरी को है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग 3 PM रहेगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ पर एक ब्रीफ नजर डालते हैं। दोस्तों ये 92 ईयर ओल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम दुनिया के वेल्दिएस्ट मैन की लिस्ट में गिना जाता है, किंतु ये शुरू से ही इतने रिच नहीं थे। इनका जन्म 1930 में बुडापेस्ट में
एक साधारण सेकुलर ज्यूइश फैमिली में हुआ था। शुरुआत के कुछ साल ये नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर हंगरी में ही रहे। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब हंगरी सोवियत ऑक्यूपेशन के अंडर था, तब भी इन्होंने अपना कुछ समय यहीं स्पेंड किया। फिर 17 साल की उम्र में ये इंग्लैंड चले गए। यहाँ इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिलॉसफी में 2 डिग्रीज हासिल की। आपको बता दें कि ये जाने माने फिलोसोफर कार्ल पॉपर और उनकी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनके ऊपर सोरोस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसमें दिखाया जाता है कि जब सोरोस ने पॉपर की बुक पढ़ी तो इनको नाजी और सोवियत रेजिम्स के बीच बहुत सी सिमिलरिटीज दिखी। इन दोनों ही रेजिम्स का ये मानना था कि ये अल्टीमेट ट्रुथ पजेस करती हैं, जिनको लोगों पर किसी भी तरह इंपोज किया जाना चाहिए। लेकिन पॉपर ने इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया जो इनको बेहद पसंद आया, और ये ऑल्टरनेटिव था एक ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी के नाम पर ही उन्होंने अपनी फाउंडेशन का नाम भी रखा है, जिसकी बात हम कुछ ही देर में करेंगे। इसका बेसिस ये था कि ट्रुथ की सोल कस्टडी किसी भी एक आदमी या रेजिम के पास नहीं है, इसीलिए एक ओपन सोसाइटी में सभी के व्यूज रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए और लोगों को एक साथ रहना सीखना चाहिए। दोस्तों, आज जिस तरह के कमेंट्स जॉर्ज सोरोस करते हैं, उससे ये लगता है कि वो अपने यूथ की लर्निंग को भूल चुके हैं। खैर, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने लंदन मर्चेंट बैंक सिंगर एंड फ्रेंड लेंडर को ज्वाइन किया। फिर 1956 में जब ये 26 साल के हुए तो ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, जहां इन्होंने शुरुआत में यूरोपियन सिक्योरिटीज के एनालिस्ट के तौर पर काम किया। वहां इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स में काम किया और यहीं से फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इनका फॉर्च्यून बनता चला गया। दोस्तों, आज जो बिलियंस सोरोस को वर्ल्ड फेमस बिलियनियर बनाते हैं, वो इन्होंने कई दशकों में अपनी सक्सेसफुल फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से ही जमा किए हैं। 1969 से 2011 तक इन्होंने न्यूयॉर्क में रहकर फाइनेंशियल मार्केट्स में काम किया है, किंतु पहली बार इनका नाम लाइमलाइट में तब आया जब इन्होंने 1983 में एक हेज फंड स्टैब्लिश किया। हेज फंड एक स्पेसिफिक टाइप का पूलिंग फंड होता है, जहां कुछ प्राइवेट प्लेयर्स इस फंड में पैसा कलेक्ट करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स की एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, जिनका मनी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ये मैनेजर्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करके एक एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न अर्न करने की कोशिश करते हैं। सोरोस भी एक ऐसे ही फंड मैनेजर रहे हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए खूब पैसा बनाया है। इन्होंने अपने करियर में अपने लिए बहुत मैसिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं, इसीलिए इनको इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक बहुत सक्सेसफुल नाम कंसीडर किया जाता है। किंतु दोस्तों, इनके करियर की सबसे बड़ी बेट ब्रिटिश करेंसी पाउंड के अगेंस्ट लगाई गई। असल में हुआ यूं कि 1992 में इन्होंने ये बेट किया कि पाउंड की वैल्यू गिरने वाली है। बाकी इन्वेस्टर्स भी उनकी बात से इन्फ्लुएंस हुए और पाउंड इंटेंस प्रेशर में आ गया। पाउंड की हालत इतनी खराब हो गई कि ब्रिटेन को पाउंड को ERM यानी यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से भी विड्रॉ करना पड़ा। ERM यूरोप में एक तरह का करेंसी स्टैब्लिशिंग मैकेनिज्म हुआ करता था। तो सोरोस ने यहाँ ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट सेल करके $1.5 बिलियन का प्रॉफिट सिक्योर किया। तभी से इस दिन को ब्रिटेन में ब्लैक वेंसडे और इसके बाद से सोरोस को द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जिस हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश की, वो भी शॉर्ट सेलिंग से ही पैसा कमाते हैं। खैर, इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग के मुताबिक लेट 1990s की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इन्होंने एक मेन प्रोटैगनिस्ट की भूमिका निभाई है। ये क्राइसिस 1997 में थाईलैंड में शुरू हुई, जहां सबसे पहले इसकी करेंसी कोलैप्स कर गई। इसके बाद इसने साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, लाओस, मलेशिया और फिलीपींस को भी अपनी चपेट में ले लिया। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महाथीर मोहम्मद ने यह एक्यूज किया कि मिस्टर सोरोस ने एक मैसिव करेंसी स्पेकुलेशन के जरिए उनकी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने तो उनके अगेंस्ट मोरोन शब्द भी इस्तेमाल किया है। ऐसा ही कुछ जापानीज येन के साथ भी किया गया। और तो और उन्होंने अपने प्रॉफिट्स के लिए अपने बर्थ प्लेस हंगरी को भी नहीं बख्शा। हंगरी में भी इनके द्वारा ह्यूज इंस्टेबिलिटीज फंड की गई। कुछ सालों पहले हंगरी में एक मैसिव एंटी इमिग्रेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें लोग सोरोस के पोस्टर्स के साथ डोंट लेट सोरोस हैव द लास्ट लाफ जैसे स्लोगन शाउट करते दिखे। 2018 में हंगरी ने एक डेडिकेटेड लॉ भी पास किया, जिसका नाम था स्टॉप सोरोस लॉ। इसके थ्रू वो सोरोस को हंगरी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने से रोकना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन सबको बिना किसी झिझक के स्वीकार करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे इन फाइनेंशियल क्राइसिस पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ उनका मकसद केवल मनी मेकिंग है, और जब वो ये कर रहे होते हैं तो वो इसके सोशल कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। वो कहते हैं कि एक टाइम पर वो इमोरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द टाइम मोरल होने की कोशिश करते हैं। यही आयरनीज उनके ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और रियल पोर्टफोलियो में साफ नजर आती हैं। और वो कैसे, आइए देखते हैं।
तो दोस्तों, जिस मूवी का हमने शुरुआत में जिक्र किया उसमें सोरोस की एक पॉजिटिव साइड भी दर्शाने की कोशिश की गई है। इसमें इनको मोस्ट जनरस फिलैंथ्रोपिस्ट का तमगा भी दिया गया है, जो कि कुछ हद तक सच है। फोर्ब्स के मुताबिक इन्होंने अपनी ओरिजिनल फॉर्च्यून में से 64% चैरिटी में दान कर दी है। साथ ही लगभग 15 बिलियन ऐसे लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस और इनिशिएटिव्स को दिए गए हैं जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं। ये सब उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के थ्रू किया जाता है। आपको बता दें कि इसका निर्माण कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया भर में पीस, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और एक इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट करने के लिए किया गया था। और ये ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को ग्रांट देती है जो डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं। ये फाउंडेशन 70 कंट्रीज में मौजूद है और इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। ये कहते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया के कई हिस्सों में पॉलिटिकल रियलिटी बदलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पहली मेजर डोनेशंस अपार्थाइड के दौरान साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दी थी। इसके बाद उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस को भी सपोर्ट किया। और तो और ये कहा जाता है कि कम्युनिज्म को टॉपल करने में भी इनकी एक अहम भूमिका थी। साथ ही बोस्निया के पीस एग्रीमेंट और म्यांमार के आंग सांग सूकी की सपोर्ट में भी इनके इन्वेस्टमेंट क्लेम किए जाते हैं। किंतु दोस्तों, जिन लिबरल वैल्यूज को ये प्रमोट करते नजर आते हैं उनको शायद ये एक्चुअली फॉलो नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, ये एक ज्यू होने के बावजूद इजराइल के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट लगातार बोलते आए हैं। वो हमेशा अपनी बातों में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किंतु इजराइल जो वेस्ट एशिया की एकमात्र डेमोक्रेसी है, सोरोस उसके अगेंस्ट काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं। इजराइल में इजराइल के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करने वाली बहुत सी एनजीओज इन्होंने फंड करी हैं। पैलेस्टीन में ये अल हक और पैलेस्टीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम पॉपुलर फ्रंट नामक टेररिस्ट ग्रुप से लिंक किया जाता है। और तो और चैरिटी के नाम पर दी गई मेजॉरिटी ऑफ डोनेशंस अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स या ऑपोजिशन को फंड करने के लिए दी गई हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने यूएस में बहुत से डेमोक्रेट्स जैसे कि बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और जो बाइडन के कैंपेन्स की फंडिंग भी की है। 2012 में इन्होंने बराक ओबामा की एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $1 बिलियन डोनेट किए। 2016 में हिलेरी क्लिंटन के कैंपेन के ये सबसे बड़े डोनर थे। 2018 में इन्होंने एंटी ब्रेक्जिट ग्रुप्स के सपोर्ट में 4 लाख पाउंड स्पेंड किए और आज वो जो बाइडन की गवर्नमेंट के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। किंतु इन्होंने हमेशा से फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और टर्की के ताइपे एर्दोगान के खिलाफ भी अपने व्यूज प्रमोट किए हैं। और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस कैंप में क्लब करना चाहते हैं। कुछ समय पहले इंडिया में पीएम मोदी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी इन्होंने $1 बिलियन प्लेज किए थे। आपको बता दें कि 2014 में जब पीएम मोदी पावर में आए तब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपना एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया। डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के नाम पर वो एंटी गवर्नमेंट एनजीओज और एक्टिविटीज को भर भर कर फंड करने लगे। दोस्तों, एक डेमोक्रेसी में रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपिनियन रखना गलत नहीं है, किंतु जो काम जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन या उनके द्वारा फंडेड ग्रुप्स कर रहे थे वो इंडिया की सोवर्निटी और इलेक्टोरल वैल्यूज को सीधे तौर पर वायलेट करता है। खैर, 2016 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट की, तभी से जॉर्ज सोरोस ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया और इंडियन पीएम मोदी के अगेंस्ट अपने नैरेटिव को प्रमोट करना और भी एग्रेसिवली चालू कर दिया। और आज तो बात यहां तक आ चुकी है कि वो खुलेआम इंडिया में एक रजीम चेंज की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उससे ये साफ हो जाता है कि जॉर्ज सोरोस पॉलिटिकली बहुत बड़े लेवल पर एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने में ही बिताया है। पॉलिटिक्स को लेकर उनकी एक्सट्रीम प्रेफरेंसेस हैं जो उनके साथ पहले से ही रिजर्व्ड हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे वो अपनी फाइनेंशियल गेन्स के लिए दुनिया भर में बड़े बड़े ब्लंडर्स करने से नहीं चूकते हैं और साथ ही वो अपनी इसी मनी मसल को यूज करके उन देशों में इंस्टेबिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां की रूलिंग आइडियोलॉजीज उनकी खुद की इंटरप्रिटेशन से मेल नहीं खाती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि कल को इंडिया में क्रिएट होने वाली इंस्टेबिलिटी और सोरोस के फाइनेंशियल गेन्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शंस निकल जाए तो वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। अब इंडिया को लेकर जॉर्ज सोरोस के ख्याल कितने रैशनल हैं, इसका जवाब उनको इंडियन लीडर्स ने खूब सटीक तरीके से दिया है। उदाहरण के लिए इन क्लेम्स के रिस्पांस में इंडिया की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा
कि जिस व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को रातों रात ब्रोक कर दिया, जो व्यक्ति उस देश के द्वारा एक इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया गया हो, वो आज इंडियन डेमोक्रेसी को तोड़ने के अपने डिजायर को फुलफिल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऐसी फोर्सेस अलग अलग देशों में उनकी स्टेबल गवर्नमेंट्स को गिराकर ये इंश्योर करती हैं कि उनके कुछ चुनिंदा और हैंडपिक्ड लोग ही पावर में रहें। सोरोस के रिमार्क्स इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने का डिक्लेरेशन है। सोरोस इंडिया में रजीम चेंज करना चाहते हैं, किंतु वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंडिया अपन फॉरेन पावर्स को हैंडल करना जानता है, जो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं। उनको इंडिया ने अच्छे से हैंडल किया है, यानी इंडिया अब इन फॉरेन हैंड्स को हैंडल करना बखूबी सीख चुका है और वो फिर से ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं हर एक इंडिया को अर्ज करती हूं कि वो जॉर्ज सोरोस को बेफिटिंग रिप्लाई दे। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने आगे ये भी कहा कि हाल ही में जो बाइडेन ने पीएम मोदी को ये कहकर धन्यवाद किया कि उनके विजन के कारण यूएस में 1 मिलियन जॉब्स जनरेट हुई हैं। फ्रांस और यूके जैसे बड़े बड़े देशों के लीडर्स ने भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि इंडिया की इस ग्रोथ से वेस्टर्न कंट्रीज में भी एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को पुश किया जाएगा। इतना ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेल नोन मिनिस्टर जयराम रमेश ने भी ट्विटर पर लिखा कि गौतम अडानी का इशू इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल स्पार्क करता है या नहीं, वो एंटायरली कांग्रेस, ऑपोजिशन पार्टीज और इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। जॉर्ज सोरोस से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि नेहरूवियन लेगेसी ये इंश्योर करती है कि सोरोस जैसे लोग इंडिया के इलेक्टोरल आउटकम्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसे ही जॉर्ज सोरोस ने इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाए, वैसे ही हमारी रूलिंग पार्टी के साथ साथ देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी भी जॉर्ज सोरोस के अगेंस्ट एकजुट हो गई। कांग्रेस और बीजेपी लीडर्स किसी भी मुद्दे पर आपस में कितनी भी डिबेट करें, किंतु किसी भी देश में रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज के बीच एक हेल्दी डिबेट का माहौल एग्जिस्ट करना ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पिलर है। इनके अलावा हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। राइसना @सिडनी के एक इवेंट पर बोलते हुए जब उनसे जॉर्ज सोरोस के कमेंट्स पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस एक ओल्ड, रिच, ओपिनियटेड और डेंजरस पर्सन है, जो न्यूयॉर्क में बैठकर पूरे वर्ल्ड की थिंकिंग को अपने अकॉर्डिंग शेप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पैसे के बलबूते पर उनके व्यूज ये डिटरमाइन करेंगे कि पूरी दुनिया काम कैसे करती है। दोस्तों, वो रिच हैं, ओल्ड हैं और ओपिनियटेड हैं, ये तो हमें सीधे तौर पर समझ आता है, किंतु वो डेंजरस इसीलिए हैं क्योंकि वो अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट से सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वो अपने बायस नैरेटिव को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि उनकी कोई भी स्टेटमेंट अपने साथ एक बैगेज लेकर आती है जो सोसाइटी में फियर मॉन्गरिंग यानी बेबुनियाद डर को फैलाने का काम करता है। उन्होंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को कोट करते हुए खुद कहा कि जब उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उस दौरान जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि इंडिया में एक बड़ी संख्या में मुस्लिम्स की सिटीजनशिप खत्म की जाने वाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किंतु इससे देश में पैनिक और फियर की वेव्स जरूर क्रिएट हुई, जिससे हमारी सोसाइटी में इंस्टेबिलिटीज बहुत बड़े लेवल पर बढ़ सकती थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जॉर्ज सोरोस ये सब कुछ बहुत ही आइडल वैल्यूज जैसे कि ओपन सोसाइटी, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म के नाम के बैनर के अंडर करते आए हैं। ऐसे में इन वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन भी खतरे में आ जाता है। इसी कंसर्न को डॉक्टर जयशंकर द्वारा भी रेज किया गया कि आज के इस दौर में हमें उन मुद्दों पर सीरियस कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स कौन डिसाइड करेगा, किस देश में कैसी डेमोक्रेसी है, इसकी जजमेंट का अधिकार किसको होगा, ये सब इंटेंस डिस्कशंस के मुद्दे हैं। डॉक्टर जयशंकर की नजर में इंडिया ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन लोगों की एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और ये देश कैसे और किसके द्वारा रन किया जाएगा वो दूर दराज के आइवरी टावर में बैठे रिच टाइकून्स नहीं बल्कि इंडिया के लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उसी तरह बीजेपी के सीनियर लीडर मिस्टर स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि यदि इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर ये कमेंट कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट करता तो वो डिबेट किया जा सकता था, किंतु जॉर्ज सोरोस के केस में ऐसा नहीं है। वो केवल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है बल्कि वो अपने साथ एक अलग बैगेज कैरी करते हैं। वो अपने इकोनॉमिक क्लाउड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को यूज करके दुनिया भर की पॉलिटिकल रिजीम्स को डीस्टेबलाइज करते आए हैं। ऐसे में पीएम मोदी को उनको रिस्पॉन्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन पीएम यदि किसी को आंसरेबल है तो वो है इंडियन सिटीजन्स, और यही इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल वैल्यू है। वो पीएम मोदी या गौतम अडानी को लाइक या हेट करें, किंतु जब बात इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन डेमोक्रेसी की आती है तो जॉर्ज सोरोस का हर एक शब्द इंडिया की सोवेरेनिटी पर अटैक करता है। और इन्हीं व्यूज के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरे इवेंट पर आपका क्या ओपिनियन है
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इन अ डेमोक्रेसी who should have the ultimate authority to keep the conduct of elected representatives accountable and trustworthy? Explain. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।